अब हुकूमत ने तो हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर, उन पर दबाव डालने शुरू कर। मैंने तो पहले भी तमाम मीडिया वालों से ये गुजारिश की थी कि जितनी अफवाहें हैं उनमें इतनी सदाकत नहीं है। हम पीटीआई का हिस्सा थे, पीटीआई में हैं और इंशाअल्लाह ताला पीटीआई में रहेंगे। पोजीशन के लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि इनके कोई इख्तलाफ हो गया है, सारे लुडियाँ डाल रहे हैं कुछ दिनों से। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद वो लुडियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वो गुफ्तगू है, वो हम उसको बैठ कर के जो मसाइल हैं ज़ाती या इज्तमाई, उनको हम हल करेंगे। हम सब ने एक फैमिली की तरह, एक इकट्ठे पार्टी की तरह, जिस तरह से हम एक होती है रवायत, उसी तरह ही चलने का फैसला किया है। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने के बाद शहर के मुतादिद इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जहांगीर तरीन के हम ख्याल ग्रुप के बदलते बयानात ने सवालात खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तर्ज़ हुक्मरानी को आमरीत कहने वाले, तहरीक-ए-इंसाफ की नाइंसाफियों का रोना रोने वाले और हुकूमत के पहले 3 साल को नाकाम करार देने वालों ने अपने रवैये बदल लिए हैं। दूसरी जानिब कराची में हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से आज मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। सवाल यह है कि मुल्क के मौशी हब में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दामात और दावे कहाँ गए। इसके साथ साथ फ़लस्तीन में सीज़ फायर के बाद भी इस्राइली फौज की फायरिंग ने यह साबित कर दिया है कि मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल तक फ़लस्तीनियों का खून बहाया जाता रहेगा। क्या हालिया सीज़ फायर मुस्लिम उम्मा और बैनुल अक़वामी ताकतों की कामयाबी है या ये सिर्फ वक्ती रिलीफ है, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के इस पहले सेगमेंट के सवाल पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल है कि जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक सब ठीक हो गया। सूबाई वज़ीर ज़राअत नोमान लंगड़ियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नोमान लंगड़ियाल साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले बुज़दार साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई एक कुछ रोज़ पहले, फिर फवाद चौधरी साहब से आज मुलाकात हुई। क्या बुज़दार साहब से मुलाकात में कोई इत्मीनान नहीं मिला आपको, मामलात हल नहीं हुए जो आज फवाद साहब से मुलाकात हुई, और क्या अब मामलात हल हो गए हैं आपके? देखें साद भाई, मुलाकात तो मैं समझता हूँ कि हमारा अपना पार्टी मैटर है और उसमें मुझे फवाद साहब की कॉल आई कि मैं लाहौर आ रहा हूँ तो मुलाकात रखते हैं। तो वो तो एक रूटीन मैटर था जिसमें वो तशरीफ़ लाए, यहाँ पर हम बैठे, दोस्तों में गपशप हुई। तो मामला तो वही था जो हमने बुज़दार साहब के साथ बात की थी और यहाँ पे तो सिर्फ एक रवायती बातें हुई, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं। लेकिन इसमें हमने ज़रूर उनको ये बताया कि जिस तरह मामलात पंजाब गवर्नमेंट के चल रहे थे, जिसमें हमारे MPA साहबान जो थे वो इतने मुतमिन नहीं थे और हमारे वो साथी थे, हमारे ग्रुप का हिस्सा थे, तो वो उनके सामने ज़रूर निशानदेही की और उन्होंने भी इस चीज़ की तायीद की कि थोड़ा सा हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन गैप है, जिसको हम इंशाअल्लाह ताला जल्दी ठीक कर लेंगे और इंशाल्लाह अपनी पार्टी में हम हैं और पार्टी को मजबूत करने में ज़रूर कोशिश करते रहेंगे। नोमान लंगड़ियाल साहब, क्या ये रूटीन की मुलाकात थी फवाद चौधरी साहब की? क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उन्हें और आमिर कियानी साहब को हुक्म दिया कि वो इन तमाम तर मामलात को हल कराएं। तो क्या ये रूटीन मुलाकात थी या वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के हुक्म पर आपके पास आए थे ताकि मामले को हल किया जाए? देखिए साद भाई, बड़ी आसान सी बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनके ज़िम्मे ये काम लगाया है कि पंजाब के जो मामलात हैं जहाँ पे कोई इस तरह की सूरत हाल है उसको आप ज़रूर चेक करें। और आमिर कियानी साहब आपको पता है कि हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, तो वो एक रूटीन मैटर था जिसमें आके उन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारे मामलात को देखा। तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि वो आए और मुलाकात हुई। तो बहुत अच्छी मुलाकात रहेगी और उसमें हमने बल्कि आपने भी सुना होगा कि मैंने तो
ये भी कहा कि जो फवाद चौधरी साहब हैं और आमिर कियानी साहब हैं, इन पे हमें पूरा इत्मीनान है। ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनकी पॉलिटिकल विजन है, तो जो हमारे MP साहबान के तहफ़्ज़ात हैं वो ये बहुत अच्छे तरीके से उनको समझ सकते हैं। तो अगर कल को कोई ऐसे मामलात हों जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी कोई सुपरविजन में पंजाब के मामलात रखने हैं, तो ये दोनों बेस्ट चॉइस हैं। अच्छा, नुमान लंगड़िया साहब, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुरुस्त कहने आपने ये कहा था कि ये जो सियासी सोच रखने वाले अफराद हैं ये मामलात ठीक तरीके से हल करा सकते हैं। तो गैर सियासी सोच रखने वाले कौन से ऐसे पार्टी में अरकान हैं जिनसे आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जिन पर आपके मुताबिक एतमाद नहीं किया जा सकता? देखिए साहब भाई, बात यह है कि जब हमारे कायद इमरान खान ने ये पार्टी बनाई थी तो उसमें मुख्तलिफ़ तरह के लोग, पॉलिटिकल लोग भी थे, दोस्त भी थे इनके, कोई ऐसे टेक्नोक्रेट थे, कोई इस तरह के, जिस तरह मतलब मुख्तलिफ़ लोग इकट्ठे होते हैं और पार्टी में एक स्ट्रेंथ बनते हैं। तो क्योंकि हमारा तो मामला टोटली टिपिकल पॉलिटिकल है, हमें तो पॉलिटिकल बंदे की ज़रूरत है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बेस्ट चॉइस है हमारी PTI की। अगर ये बंदे हमारे साथ लाइज़ॉन करें तो मैं समझता हूँ हमारे कई मामलात ऐसे हैं जिनमें हमें मदद मिल सकती है, हमारी पार्टी। नुमान लंगड़िया साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने भी जब आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो यही कहा था कि छोटे मोटे मामलात पर इख्तलाफात हो जाते हैं। अब आप लोगों का इख्तलाफ या तो जहांगीर खान तरीन साहब के केस की बुनियाद पर था, आप लोगों का मौक़िफ़ था कि ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, या फिर यह था कि गवर्नेंस बेहतर नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, आप लोग हल्के में निकल नहीं सकते। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई ये छोटे मोटे मामलात हैं जिन पर इख्तलाफ आपका हुआ था? देखें साथ भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि हमारा जो ये सारा एक प्रोग्राम था या हमारा ये एक इत्तेफाक था वो जहांगीर खान तरीन साहब के साथ ही मार्ज़ वजूद में आया, और जिस तरह उन पर FIR हुई और हम लोग जाके उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए गए, वहाँ से ये सिलसिला आगे चला। तो इस सिलसिले में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इशू था या हमारा फोकस था वो जहांगीर खान तरीन साहब थे, क्योंकि हम सब ने बड़ा थॉरली उनका केस देखा भी और समझा भी, और उसमें हमें नज़र आया कि जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो राइट फोरम नहीं है, और इसको बेसिकली SCCP के स्पुर्द होना चाहिए था। वो इस इशू को रिज़ॉल्व करती और इसको परसू करती। उस बात पे हम इकट्ठे हुए, हमारा ज़हन एक माइंड सेट बना। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमें टाइम दिया, उनका बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम आपके सामने आए, वज़ीर आला पंजाब से भी मिले, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो बेसिकली हमारा जो असल मकसद था, हमारा जो असल गोल था वो था कि जहांगीर खान तरीन, क्योंकि हमारे पार्टी के नुमान लंगड़िया साहब, इन सारी मुलाकात के बाद काफ़ी सख्त अल्फाज भी आप लोगों की जानिब से इस्तेमाल किए गए। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी जब आपकी मुलाकात हुई उसके बाद फिर काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जाते रहे आप लोगों की जानिब से। देखिए मेरे भाई, मैं आपकी बात की इस हद तक तईद करता हूँ कि नज़ीर चौहान हमारी ग्रुप का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। उनके जज्बात ज़रूर थे, लेकिन मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि हर 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। आपके घर की अगर फैमिली है उसमें भी आपको हर फैमिली मेंबर को उसकी ज़हन के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। तो नज़ीर चौहान हमारे भाई हैं, क्योंकि वो लाहौर से जीते थे और उनका लाहौर से जीतना भी एक मौजज़े से काम नहीं था, जहाँ पे कहा जाता था कि ये मुस्लिम लीग का किला है। तो फिर जिन लोगों ने, लेकिन उस पर तो उस्मान डार साहब ने कहा था कि अगर वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अगर लाहौर का इलेक्शन लड़ते हैं तो उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये तो डार साहब ने कह दिया था, उस्मान डार साहब ने। देखें मेरे भाई, आपके सामने देखिए, उस्मान डार मेरा भाई है, वो भी रियलिटी के करीब नहीं जाता। छोटी सी मिसाल है, फैसल वाडा नेशनल असम्बली हारा है, छोड़ी है उसने नशिस्त, और 5वें 6वें नंबर पे PTI आई है। ये बातें नहीं करनी चाहिए कि इसको इस्तीफ़ा दे के दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये किस्मत के फैसले होते हैं, मुकद्दर में लिखे होते हैं। अच्छा, नुमान लंगड़िया साहब, ये बताइएगा कि जो रिपोर्ट आप लोगों की तरफ से मुतालबा आया है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट पब्लिक करने का, क्या अब तक कोई यकीन दहानी आई है कि रिपोर्ट पब्लिक कर दी जाएगी?
देखिए हमारा तो मैंने तो आज भी फवाद चौधरी साहब और आमिर कियानी साहब को ये अर्ज़ किया है कि हम बिल्कुल इस मामले में मुत्तहिद हैं और हमारा मौक़िफ़ भी वही है जो हमने अपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दिया था और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमें यकीन दहानी करवाई थी जिस पर हम खामोश भी हो गए और इंतज़ार में हैं कि जो रिपोर्ट बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने इन्वेस्टिगेट किया है उसको ज़रूर टेबल करें, उसे ज़रूर पब्लिक करें, क्योंकि इसमें हमारा भी फ़ायदा है और उसमें अवाम का भी फ़ायदा है और सबसे बड़ा फ़ायदा इमरान खान साहब को ख़ुद होगा कि एक चीज़ जो एक परसेप्शन दी जा रही थी कि जहांगीर खान तरीन साहब पर एलिगेशन है, इंशाअल्लाह ताला हम बहुत पुरुमीद हैं कि उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें बाइज़्ज़त बरी करेगा। तो नुमान लगड़ा साहब, क्या ये आपकी उम्मीद है या ये आपका मुतालबा है कि रिपोर्ट में वो बाइज़्ज़त बने? क्योंकि अगर रिपोर्ट में जहांगीर तरीन साहब को ही कसूरवार ठहराया जाता है अगर, तो फिर आप लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या फिर भी आप PTI का हिस्सा रहेंगे या फिर राहें जुदा करेंगे? साथ भाई बात यह है, देखें मैं ये कह रहा हूँ कि रिपोर्ट बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो भी पेश करेंगे, जो भी टेबल करेंगे, उसे हम आमीन करेंगे। और जहाँ तक बात है जहांगीर खान तरीन की, हम कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, हमें इस चीज़ का इत्मीनान है कि बेशक जहांगीर तरीन साहब का हमारे साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, हमें उनकी इज़्ज़त का एहसास है, उनकी शख्सियत का एहसास है। उसके बावजूद हमारा ख़ुद का यकीन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमें पता है कि अल्लाह के फजलो करम से रिपोर्ट हमारे हक़ में आएगी, क्योंकि ऐसा कोई इल्लीगल काम हमारी नज़र में नहीं हुआ जिससे जहांगीर खान तरीन साहब पर कोई एलिगेशन आए। अच्छा नुमान लंगेल साहब, एक और एतराज़ जो आप लोगों की जानिब से उठाया गया कि चूंकि फ़ंड्स जारी नहीं किए जाते, अपने हलकों में आप तरक्याती काम नहीं करा सकते, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अपने वोटर्स के सामने आप लोगों को शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। तो आज फवाद चौधरी साहब ने वाज़ेह किया कि किसी रुकन कौमी या सूबाई असम्बली को फंड्स नहीं मिलेंगे। तो सूरत हाल तो जूं की तूं है, तो क्या आप लोगों का मामला सिर्फ जहांगीर खान तरीन साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं या फिर अपने हलके के अवाम की बहाली और बेहतरी भी है? साथ भाई देखें, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ हमारा ज़ाती ताल्लुक़ है, और जहाँ तक हलके की आप बात कर रहे हैं तो हलके की आवाम की अमानत हमारे पास है, जिन्होंने हमें जिताकर इन ऐवानों में भेजा है। अगर हम उन आवाम की खिदमत नहीं करेंगे, उनको डेवलपमेंट नहीं देंगे, तो हम उनके भी कर्ज़दार होंगे और अल्लाह के भी कर्ज़दार होंगे। और उसमें मैं नहीं समझता कि अगर आपने वो गौर से फवाद चौधरी साहब की बात सुनी है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं मंसूबे। हमारी जो एक महज़ब तरीका है डेवलपमेंट लेने का, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जी फ़लानी जगह पर हॉस्पिटल की ज़रूरत है, फ़लानी जगह पर स्कूल की ज़रूरत है, फ़लानी जगह पर सड़क की ज़रूरत है। ये चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने हलकों में कि जी इन चीज़ों से हमारी आवाम को सहूलत और फ़ायदा होगा। उस चीज़ को बेस बना के फिर जहांगीर खान तरीन साहब के साथ खड़े होने से पहले क्या आप लोगों की जानिब से ये मसाइल आइडेंटिफाई नहीं किए जाते रहे अपने हलके के, और क्या हुकूमत की जानिब से आपको मुस्बत जवाब नहीं दिया जाता रहा इन मसाइल पर? देखिए मेरे भाई, आप अगर बिल्कुल मुखलिस हो के बात सुने तो पिछला 1.5 साल हमारा कोविड की नज़र हो गया, और जिस तरह पूरी दुनिया में ये पैंडेमिक आया, उससे हमारा अपना मुल्क बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। उस पूरे 1.5 साल का अगर टेन्योर हम देखें तो उसमें ना हम डेवलपमेंट करा सके, ना ही हम किसी तरह की एक्टिविटीज़ कर सके। उसकी मेन वजह थी कि पूरी दुनिया एक वबा में मौजूद थी। अब क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा है और हमारे पास अल्लाह के फजलो करम से बजट भी मौजूद है, तो इस दफ़ा हमने अपने वज़ीर आला पंजाब को ये रिक्वेस्ट की कि आप हम तमाम पंजाब के जो MPs हैं उनसे आइडेंटिफाई कराएं जो भी स्कीम्स हैं, और वो स्कीम जो आप महसूस करते हैं कि आवाम की बेहतरी के लिए और फ्यूचर में उनकी सहूलत के लिए ठीक होंगी, उनको आप एक्सपेडाइट कर दें। और उन्होंने हमारी इस बात को तस्लीम एक बड़ी बैठक हुई जहांगीर खान तरीन साहब के साथ,
उसमें फिर ये भी इत्तला थी कि हलफ भी उठाया गया कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ आप वफादार रहेंगे, उनका साथ देंगे। तो कुरान पर जब वहाँ पर हलफ उठाया तो क्या अब आप लोग आने वाले दिनों में भी जहांगीर खान तरीन साहब के साथ ही रहेंगे, या फिर अगर कानूनी तौर पर जहांगीर खान तरीन साहब को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़े तो फिर आप अलग हो सकते हैं उनसे? देखिए साद भाई, पहली बात तो ये है कि जब जहांगीर खान तरीन साहब पर FIR कटी तो उन्होंने किसी को नहीं बुलाया कि मेरी मदद करो, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। हम तमाम जो पंजाब के लोग थे, एक हमारी रवायत है, हमारा एक असूल है कि हम अपने दोस्त, अपने अजीज़ों में इस तरह के मसले मसाइल हों तो ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं। अब जब 3-4 महीनों से मुसलसल हम तारीख़ों पे जा रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं, और सुबह 7 बजे हम उनके घर इकट्ठे होते हैं, वहाँ से ऑल द वे हम अदालत में जाते हैं, तो ये कोई हलफ की बात नहीं है, ये कोई कुरान की बात नहीं है, ये हमारी मोहब्बत की बात है, हमारे एक ताल्लुक़ की बात है, और उसी ताल्लुक़ को लेके आज तक हम चल रहे हैं। और उसमें यानी गुज़श्ता मुलाकात में किसी किस्म का कोई हलफ नहीं उठाया गया था आपसे? इत्मीनान, मेरे भाई कोई हलफ नहीं, एक अहद की बात हुई थी कि जी हम सारे इकट्ठे हैं, इस बात पे हमने अहद किया, और वो पीछे भी चला आ रहा था, आज भी चला आ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी हमने कोई ऐसी गलत यानी नुमान नगर साहब कोई हलफ नहीं उठाया गया बाज़ाब्ता, यानी जो इत्तलात आई थी कि उस इजलास में आप लोगों से कोई हलफ उठवाया गया कुरान पर, यानी वो गलत इत्तलात थी, आप लोगों ने कोई हलफ नहीं उठाया बाज़ाब्ता तौर पर? मैंने तो पहले दिन जब हम तरीन साहब के घर से बाहर निकले थे तो मैंने मीडिया को बता दिया था कि हमने कोई हलफ नहीं उठाया, हमने तो एक अहद किया था, और वो अहद मैं आपको भी कह रहा हूँ कि हमने किया था कि हम इकट्ठे रहेंगे, 2023 तक हम इकट्ठे रहेंगे। अच्छा, उसके बाद नुमान निगाल साहब, आप लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग PTI का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे भी, लेकिन PTI में जो अहम जो वुज़रा भी हैं, विफाकी वुज़रा भी हैं, उनकी जानिब से ज़रा ज़्यादा सख्त जुमले आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने आज फवाद चौधरी साहब से कोई मुतालबा किया है कि उन जुमलों पर वजाहत दी जाए, या फिर उन जुमलों के होते हुए भी आप PTI में शामिल रहेंगे? देखिए साद भाई, मैं आपको एक गुजारिश करूं कि आप जब किसी पार्टी में मौजूद होते हैं तो वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। कोई लोग होते हैं जो आपके साथ इखलाक, प्यार और दोस्ती बढ़ाते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपकी मौजूदगी को हसद में ले जाते हैं, कोई ऐसे लोग होते हैं जिनका पार्टी में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो होते वो सारे पार्टी में हैं। अब अगर ये लेकिन वो लोग पार्टी में इंपॉर्टेंट हैं, उन्होंने अगर इस्तीफा दिया कौमी असेंबली से तो सेनेट भी सीट मिल गई उनको, तो वो पार्टी में तो इंपॉर्टेंट हैं, ये तो नहीं कह सकते कि पार्टी में हिस्सा हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है सर। देखें साद भाई, उस तरह के लोगों की ना मियाद ज़्यादा होती है और ना ही हैसियत ज़्यादा होती है। वो एक हादसाती तौर पे आते हैं और अपना एक टाइम गुजारते हैं, चले जाते हैं। इन जैसे लोगों की कोई फ्यूचर नहीं होता। ये फ्यूचर नहीं है, पैदावार के लोग होते हैं जो हादसाती तौर पे। और आप देख लीजिएगा कि निशानी मैंने आपको दे दी है कि जहाँ से वो इलेक्ट हुआ था वहाँ पर उसकी खिदमात और उसकी मेहरबानियों से PTI 5वें नंबर पे आई है। उसके लिए यही बहुत बड़ा शर्म का मुकाम है कि वो जहाँ से इलेक्ट हुआ है वो अपनी पार्टी को जो इज्जत दे सका वो मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी देख ली और दुनिया ने भी देख ली। वापस साहब की सीट हारने के पीछे उनकी अपनी कारकर्दगी थी, इंतखाबात में कोई धांधली वगैरह या कोई बेज़ाब्तगी नहीं थी, वो अपनी कारकर्दगी की वजह से हारे। देखिए फिर बात तो इसी तरह नज़र आ रही है। इससे ज़्यादा जितनी मर्जी इसको आप पेचीदा बना लें तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, नहीं आप ये कह रहे हैं ना कि चूंकि वो कारकर्दगी के बाद वो सीट जो है वो नहीं जीत सकी PTI दोबारा, तो PTI का मौक़िफ़ तो ये था कि चूंकि वहाँ पर इंतज़ामी बेज़ाब्तगी थी, धांधली हुई, इसलिए हम सीट हारे थे, वरना कारकुन तो हमारे वहाँ के पॉलिटिकल वर्कर थे, आइडियोलॉजिकल। आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी कारकर्दगी की वजह से PTI सीट हारी है। साद भाई देखें, बात यह है कि कारकर्दगी और जो आप इंतज़ामिया की बात कर रहे हैं उसमें हम 18-20 का फ़र्क ला सकते हैं, 17-20 का ला सकते हैं। हम कोई मतलब कि 50-50 का फ़र्क तो नहीं ला सकते ना। चलें, अगर हम फर्स्ट पे नहीं आए तो सेकंड पे आ जाते, सेकंड पे नहीं आए तो थर्ड पे आ जाते, तो ये हमारी कारकर्दगी तो होनी चाहिए।
देखिए, पार्टी के अलावा आपकी इंडिविजुअल हैसियत बहुत मैटर करती है। आप कहे ना कि अगर कोई भी हल्का है, इलेक्टेबल्स जो हैं वो अपनी इंडिविजुअल हैसियत को भी वहाँ पे मेंटेन रखते हैं कि वो जो भी आप इलेक्टेबल कहेंगे उसके पीछे उसके साथ कम से कम सूबाई लेवल पे 20 से 25 हज़ार ऐसा वोटर होता है जो उनके साथ डाई हार्ड होता है। अच्छा, और ऊपर नेशनल असेंबली की बात करें तो 50 से 60 हज़ार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जमात की जो मजमूई तौर पर कारकर्दगी है उससे मुतमईन हैं, अवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है, जो वादे पीटीआई की जानिब से किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं? देखिए, अभी मौजूदा तौर पर आप साथ भाई अगर देखें, 2 इलेक्शन बड़े इम्पोर्टेंट थे और उस इलेक्शन में 40 हज़ार से पीटीआई जनरल इलेक्शन हारी थी। वज़ीराबाद का इलेक्शन ले लें या डस्के का इलेक्शन ले लें, और इस दफ़ा प्रेजेंटली जो इलेक्शन हुआ है उसमें 4000 से वज़ीराबाद वाली सीट हम हारे हैं और अराउंड कोई 10-11 हज़ार से हम डस्के वाली सीट हारे हैं। इट मीन्स के पीटीआई का वोट बैंक बड़ा है, कम नहीं हुआ है। तो अगर ये इतना प्रोपेगेंडा हम करते हैं कि जी देखिए, जनरल इलेक्शन में भी कम था, जनरल इलेक्शन में भी 37% था, वो कोई इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं था। तो उसमें ये है कि पार्टी जो है वो बिल्ट अप हो रही है। ठीक है, हमारी कोई कमज़ोरियाँ भी हैं, हमारी पार्टी में कोई मसले मसाइल भी हैं, उसमें इनएक्सपीरियंस लोग भी हैं जो मतलब कि इम्पोर्टेंट सीट्स पे आए हुए हैं। तो एक्सपीरियंस से वो चीज़ें अल्लाह की बेहतर होंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नोमान लंगड़ियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सारी सूरत हाल पर अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। दीगर इशूज़ भी हैं जिन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम कुछ बात करेंगे। कराची में आज बिजली के ब्रेकडाउन के हवाले से हमारा सवाल यह है कि गर्मी बढ़ते ही कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, आखिर कब तक कराची वालों को बिजली के बहरान का सामना करना पड़ेगा? आज सारा दिन कराची में सूरत हाल क्या रही, इस ब्रेकडाउन की वजह से किन किन इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जानेंगे। जुनेब खानजादा कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि आज सारा दिन क्या सूरत हाल रही कराची में इस ब्रेकडाउन की वजह से? गर्मी का पारा जो है वो थोड़ा सा जैसी तेज़ होता है तो कराची में बिजली जो है वो आना बंद हो जाती है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमने बात की, माहिरीन वो तो कहते हैं कि जी ये ट्रांसमिशन लाइन का इस वक्त शदीद फुकदान है इंतज़ामिया की जानिब से, जो एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर भी आप कह सकते हैं, जो डिपेंडेंट एनटीडीसी पर तो है लेकिन एक मेजर चंग वो खुद प्रोड्यूस करती है, के इलेक्ट्रिक। उनकी जानिब से अब तक का जो अलामिया है 6 बजे की डेडलाइन दी गई थी कि जी तमाम एरियाज़ को रिस्टोर कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो कि फेज़ वाइज रिस्टोर किए जा रहे हैं। मुकम्मल तौर पर बहाली अभी तक बिजली की नहीं हुई है। तमाम कुछ ऐसे एरिया जो टोटली एग्जेम्प्टेड हैं इलेक्ट्रिसिटी के जाने से, उनमें तकरीबन कोई 40 से 50 और 1 घंटा 7 घंटे में बिजली बहाल होना शुरू हो गई थी जैसे ये एकदम ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन साथ एक अजीब सी चीज़ हो रही है इसी साल के अंदर, क्योंकि 2017 की एक रिपोर्ट थी कि जी जो ओवरऑल डिमांड है ना कराची की, उससे ज़्यादा उसको बिजली मिलेगी। मार्च में हमने इसका ऐलान भी वफाकी हुकूमत की तरफ से होते हुए देखा। उसके बाद ये जो पावर ब्रेकडाउन की इस्तिलाह है पिछले 3 सालों से, ये हमें कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब ये कराची की हद तक तो आज हुई है, इससे पहले अगर हम 5 महीने की सूरत हाल देखते हैं, 5 महीने पहले मुल्क भर में एक पावर ब्रेकडाउन हुआ था अगेन फ्रॉम दी एनटीडीसी, जो कि आज वाला भी एनटीडीसी का था। लेकिन ठीक है, हमारे साथ ही यहाँ पे हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर कम्युनिकेशंस के इलेक्ट्रिक इमरान राना साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज जो ब्रेकडाउन बड़ा हुआ कराची में, जिसकी वजह से ज़ाहिर शहरियों को भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वजह क्या बनी इसकी? देखिए, जो हमारे पास दोपहर में एक रिपोर्ट हुआ था वो एनटीडीसी की जो एनकेआई की लाइन 1 और लाइन 2 जो है उसके अंदर ट्रिपिंग आई थी, और उस ट्रिपिंग को फौरन से पेशतर जो हमारी जो कंसर्न
टीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाली साइड से, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की साइड से और के इलेक्ट्रिक वाली साइड से, हम लोगों ने फौरन से पेशतर रिस्टोरेशन का अमल स्टार्ट किया। उस रिस्टोरेशन के अमल के नतीजे में सिचुएशन ये है कि हम लोगों ने अपनी तमाम फीडर लेवल जो सप्लाई थी उसको फौरन से पेशतर उसको हमने अप किया। जो फीडर जो है हमारे तकरीबन 60 से ज़ायद फीडर हैं जो कि कराची को एनर्जाइज करते हैं। उस सप्लाई को अप करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो फोकस था कि हम हमारी जो ग्रिड से जो है हमारे तकरीबन 60 से ज़ायद ग्रिड हैं जो पूरे शहर को एनर्जाइज करते हैं। जब उन 60 से ज़ायद ग्रिड को एनर्जाइज करते हैं तो उसके बाद हमने फीडर्स लेवल पे रिस्टोरेशन का अमल एब्सोल्युटली स्टार्ट कर दिया है। हम इस पे स्पॉट ऑन इस पे काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम्स इसके ऊपर एक्टिवली काम कर रही हैं। जो लास्ट हमारे पास अपडेट ये है कि आउट ऑफ 1900 फीडर तकरीबन 1900 फीडर जो हैं वो हमारे काम करते हैं, कराची में पूरा एनर्जाइज करते हैं। उसमें इस वक्त तक सिचुएशन ये है कि हम तकरीबन ऑलमोस्ट 1400 से 1500 के करीब एक नंबर है। मेरे पास अभी थोड़ी देर में लाइव अपडेट भी आ जाएगी जो कि हम ऑलरेडी एनर्जाइज कर चुके हैं। इसका मतलब है कि फिर बताइएगा कि वक्त कितना दरकार होगा मुकम्मल बहाली के लिए, क्योंकि पहले शायद 6 बजे की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन फिर अब ज़ाहिर है 6 से तो वक्त गुजर चुका है आगे, तो मुकम्मल बहाली के लिए कितना वक्त मजीद दरकार होगा? देखिए, हमारी कोशिश तो ये होती है कि जब हम लोग इस तरह की कोई फॉल्ट आता है, कोई तकनीकी खराबी आती है, उसको फ़ौरन से पेशतर हम एड्रेस करें। हमारी टीम्स होती हैं वो इमीडिएटली उस फॉल्ट को एड्रेस करने की कोशिश करती हैं और जैसे ही वो फॉल्ट एड्रेस होता है उसके बाद रिस्टोरेशन का अमल शुरू हो जाता है। मैं आपको एक चीज़ एश्योर करवा सकता हूँ, वो ये है एट दिस स्टेज जैसे जैसे मेरे पास अपडेट्स आएंगे आई विल शेयर मोर अपडेट्स। हमारे बाकी जो हमारे जो सोशल मीडिया के चैनल उन पर लाइव अपडेट्स आ रही हैं इस वक्त। हम लोग उन पर अपने जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, शहरी हैं कराची के, उनको अपडेट किए हुए हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसको अपडेट किया जाए। मेरी शो आपके शो से को इस्तेमाल करते हुए गुजारिश ये होगी कि हमारी जो हेल्पलाइन है 118, हमारे जो सोशल मीडिया की स्ट्रीम्स हैं, हमारी के लाइव ऐप है और इसके अलावा जो हमारी दीगर ज़राए हैं 8119 जो हमारा SMS सर्विस है, उसके ज़रिए से हमसे रब्ता कीजिए। हम मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को और जहाँ हमारी टीम इस वक्त एक्टिवली काम कर रही है ऑन ग्राउंड और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसको पूरा रिस्टोर कर दिया जाए। इमरान साहब, एक तो इस ब्रेकडाउन को हल करने के लिए और बिजली बहाल करने की कोशिश की जा रही, दूसरी जानिब गर्मी में अमूमन ये देखा गया है कि सारे लोड ज़्यादा है, फिर जिसकी वजह से लोड शेडिंग का सामना भी शहरियों को करना पड़ता है। गुज़श्ता सालों में भी हमने देखा लोड ज़्यादा होने की वजह से लोड शेडिंग की काफ़ी शिकायत थी। इस साल क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कराची के हवाले से कि लोड शेडिंग से बचा कैसे जाएगा, या फिर क्या तैयारी की गई है कि लोड शेडिंग का या तो दौरानिया कम हो या फिर निजात मिल जाए इससे? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसके हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और के इलेक्ट्रिक एक जो कंबाइंड एफर्ट, जॉइंट एफर्ट है, वो ये है कि हमारी जो सिस्टम है उसके अंदर एक्स्ट्रा पावर ऐड हो। हमने हाल ही में NTDC के नेटवर्क से 450 मेगावाट ऐड किया है, जिसके बाद हमारे सिस्टम में 1100 मेगावाट तकरीबन तक हम लोग NTDC के नेटवर्क से ड्रॉ कर सकते हैं। हमारा जो पावर प्लांट है BQPS 3 जो कि सबसे एफिशिएंट पावर प्लांट है, वो भी इंशाल्लाह सून सिस्टम में शामिल होने वाला है। हम उस पे हंगामी बुनियादों पे काम कर रहे हैं। बहुत कम आपको ऐसी दुनिया में आपको मिसालें मिलेंगी कि जब आप इसको जिस वक्त ये प्लान हुआ, इसका अप्रूवल्स मिले और कितनी देर में इसको अप किया जा रहा है। कोशिश यही है कि हमारी इस साल की जो गर्मियाँ हैं वो पिछले सालों की निस्बत बहुत बेहतर हों और कोशिश है कि एफिशिएंट से एफिशिएंट जो पावर सप्लाई है हमारे सिस्टम में ऐड हो। अच्छा इमरान साहब, 3 रोज़ कबल जो हमने गर्द आलूद हवाएं देखी हैं, अचानक से मौसम की खराबी देखी कराची में, उसके बाद दोबारा से बिजली की फराहमी कई मकामात पर मुअत्तल हुई, जो ज़ाहिर कुछ देर के बाद बहाल कर दी गई। लेकिन ये हमने अमूमन देखा है, मौसम ख़राब होता है, बिजली की फराहमी फिर मुअत्तल कर दी जाती है। तो इस किस्म के मामलात से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? इसमें आप ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि देखें, जो बिजली की जो आपने एक बात जिक्र किया था कि बिजली की जो लोड शेडिंग है उसका डायरेक्टली ताल्लुक बिजली की चोरी से होता है। अब बिजली के हवाले से आपको पता है कि कराची के अंदर एक बहुत बड़े एरिया के अंदर जो है बिजली की चोरी की जाती है। वहाँ पे कुंडे होते हैं। कुंडे जो है बेसिकली जो बेसिकली इंसानी जान है, इमलाक है, उनके लिए इंतहाई जानलेवा होते हैं। जहाँ जिन एरियाज में कुंडाज होते हैं, कोशिश ये होती है कि कभी कोई खुदा न खास्ता मौसम की खराबी हो, तेज़ हवा चले, तो हिफाजती नुक्ता निगाह से कुछ टाइम के लिए उनको ऑफ किया जाए ताकि इंसानी जानों का और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये बेसिक मकसद होता है। आपने जैसे देखा कि जब गर्द आलूद हवाएं चली थी, उस वक्त तकरीबन हम लोगों ने 450 के करीब फीडर्स को, जो कि ऑलरेडी
वो इलाके इनमें हैं जो कि हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और अथॉरिटीज़ के भी नॉलेज में है कि इन एरियाज़ में बिजली की जो रेशियो है चोरी की वो बहुत ज़्यादा है, उनको हम ऑफ करते हैं। जब उनको हम ऑफ करते हैं तो जैसे ही मौसम बेहतर होता है उसकी फ़ौरन बाद उनकी रिस्टोरेशन स्टार्ट करती जाती है। तो आपने देखा कि हमने बड़े कम टाइम में उन तमाम एरियाज़ को रिस्टोर किया था जहाँ पे वो मौसम की खराबी की वजह से एक आर्जी बिजली का तातुल आया था, जो कि हिफाजती नुक्ता निगाह से था। अच्छा, ये हिफाजती नुक्ता निगाह के हवाले से इमरान साहब एक और ऑब्जर्वेशन जो ये देखी गई है कि जब बारिशों का मामला होता है, जब बारिश का पानी खड़ा भी हो जाता है कई मकामात पर, तो बिजली के करंट की वजह से काफ़ी हमें हादसात देखने को मिलते हैं। अब उस हवाले से क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं ताकि आने वाले दिनों में भी और मानसून के मौसम में भी इस किस्म के हादसात को कम से कम किया जा सके? एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंटिटी हमारी हमेशा कोशिश होती है कि इस तरह के नागहानी हादसात से जो है वो बचा जा सके, मैक्सिमम बचा जा सके। हमारी कोशिश यही होती है कि इसमें हमारे सिस्टम को जो है रेन रेजिलिएंट करने के लिए इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट की जा सके हम करें। इस साल जैसे फॉर इंस्टेंस एक कॉन्टिन्यू एक हमारे के प्लान है जिसके तहत हम लोग वो इलाके जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि लो लाइंग एरियाज हैं, उन एरियाज के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करके उन इलाकों के जो ग्रिड स्टेशंस हैं वहाँ पे उनको सतह ज़मीन से बुलंद किया जा रहा है। वहाँ पर हम लोग जो हमारी जो बॉक्सेस होते हैं जहाँ पे जिनसे हम सप्लाई करते हैं उन बॉक्सेस को जो है बुलंद किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि करीबन 1.5 अरब रुपए की एक इन्वेस्टमेंट का प्लान है हमारा, जिसमें कोशिश करेंगे कि इस इन्वेस्टमेंट के जरिए इन इलाकों में जो कि लो लाइंग एरिया जहाँ पे पानी की वजह से प्रॉब्लम आता है, पानी के खड़े होने की वजह से प्रॉब्लम आता है, उन इलाकों में बिजली का जो तातुल है वो कम से कम हो सके। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है साथ कि जो अथॉरिटीज़ हैं, सिविक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी मिलके हमारे साथ बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं ताकि इन एरिया से जल्द पानी की निकासी की जा सके। जैसे ही पानी की निकासी होती है हमारी कोशिश होती है कि इन एरियाज को दोबारा रिस्टोर कर दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान राना साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और इस सारी सूरत हाल पर के इलेक्ट्रिक के मौक़िफ़ से और जो इक़दाम किए जा रहे हैं हमें आगाह कर रहे थे। एक बार फिर से रुख करेंगे जुनेब आपकी जानिब। इमरान राना साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिज़ा की है, उन्होंने यकीन दिलाया है कि कुछ ही देर में तमाम फीडर्स पर बिजली की बहाली को मुमकिन बनाया जाएगा और तमाम इलाकों में बिजली बहाल कर दी जाएगी। आप गुफ्तगू के आगाज़ में बात कर रहे थे कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। हम चाहते हैं कि आप गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएं उन्हीं इलाकों की बात से। साद वो इलाके जैसे लो लाइन इलाकों की उन्होंने भी बात की ना कि जहाँ ग्रिड्स को थोड़ा सा अपग्रेड करना है या उस सरफेस लेवल से ऊपर लाना है जहाँ पानी के निकासी के इश्यूज़ होते हैं। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल आ रही है, ओल्ड सिटी एरियाज़ के कुछ एरिया हैं, कुछ नॉर्थ कराची के एरिया हैं, कुछ सेंट्रल शहर की जो आबादी है जहाँ कच्ची आबादी है वहाँ पे लाइट अभी मुकम्मल तौर पर रिस्टोर या इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर नहीं हुई है जो अपडेट अब तक हैं, क्योंकि तकरीबन 1900 में से फीडर में से 1400 साढ़े 1400 उन्होंने कहा है, तो अभी भी एक ह्यूज नंबर है फीडर्स का जो ऑफ हैं। और उन एरियाज़ के अंदर जहां बिजली की चोरी ज़्यादा है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का निज़ाम पिछले कुछ सालों में इस तरह से अपडेट ज़रूर हुआ है कि जहां 100% रिकवरी है तो उनको प्रायोरिटी पर रखा जाता है, तो फैसिलिटेशन काफ़ी बेहतर हुई है। तो अभी जहां ट्रांसमिशंस के इश्यूज़ हैं, जहां बिजली ज़्यादा चोरी हो रही है, तो उन इलाकों को थोड़ा सा टाइमली रिस्टोर किया जा रहा है। ताहम अब तक की इतलात के मुताबिक आधे शहर से ज़्यादा रिस्टोरेशन हो चुकी है, जो आदाद शुमार इन्होंने फीडर्स के भी अभी दिए हैं। ठीक है, अब तक यानी ज़्यादा इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनेब खानज़ादा, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी बात करेंगे इस ब्रेक में। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़लस्तीन में 11 रोज़ की कशीदगी और इसराइल की जानिब से जारहियत और बमबारी के बाद गुज़श्ता जुमा को सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया। ऐलान के बाद यूँ लगा कि जैसे फ़लस्तीन पर एक फ़लस्तीनी अवाम को एक आर्जी रिलीफ मिल गया हो, लेकिन सीज़ फायर के बाद भी नमाज जुमा के बाद जब फ़लस्तीनी अवाम की जानिब से मासूम फ़लस्तीनी बाशिंदों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं, अपने हुकूक के लिए पुरअमन तरीके से आवाज़ बुलंद की गई, तो एक मरतबा फिर से इसराइली फ़ौजियों की जानिब से शेलिंग की गई, जिसमें मुख्तलिफ फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे फ़लस्तीन की सूरत हाल पर। हमारा सवाल है कि जंग बंदी के चंद घंटों बाद ही मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जारहियत
आखिर कौन इस जंग को ख़त्म करवाएगा? ये हमारा सवाल है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके नज़दीक ये सीज़ फायर क्या है? क्या ये आर्जी तौर पर सिर्फ एक रिलीफ है या फिर मसले का हल यही चलता रहेगा कि कशीदगी इसराइल की तरफ से होगी, फिर कुछ अरसे बाद सीज़ फायर हो जाएगा? देखिए, मसले का हल तो ये कतन नहीं है कि हर 2-4 साल के बाद एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह कॉन्फ्लिक्ट को शुरू किया जाए, चाहे रॉकेट्स हैं, चाहे बम हैं। अब इस मरतबा किसने शुरू किया, इस अमर का तयन होना अभी बाकी है। अलबत्ता ये था कि मस्जिद अक्सा में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी फ़लस्तीनियों को। अब लेकिन देखिए, 11 दिन तक लाखों फ़लस्तीनियों ने जिस अंदाज़ में ये एक टॉर्चर मुसीबत झेली इसराइली बमबारी की सूरत में, तो उन्होंने, और कोई 20,000 के करीब रिहायशी यूनिट जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं। अब उसमें बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है कि क्या हमास इस अंदाज़ में अब फ़लस्तीनी रियासत कायम करने में कामयाब हो जाएगी ये तंजीम, और क्या उसके अगर टैक्टिक्स यही रहे कि उसने एक ऐसे रॉकेट्स वो बरसा रहे हैं इसराइल पे जो समझे कि घर में बनाए हुए पटाखे होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा कोई नुकसान भी नहीं होता, और 90-95% वो रॉकेट रास्ते में ही आयरन डोम जो दिफाई निज़ाम है उसके ज़रिए रोक लिए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या हमास तंजीम और उनको पीछे जितने भी उनके हामी हैं मशरिक़ वस्ता में, क्या उनकी ये तवक्को है कि इस तरह की मुज़ाहमत के ज़रिए वो फ़लस्तीनी रियासत का ख्वाब पूरा कर लेंगे? अब मौजूदा हालात में बहुत मुश्किल लगता है। बैन-अक़वामी मीडिया फ़लस्तीनियों के साथ नहीं है। बैन-अक़वामी जो बड़ी क़ुव्वतें हैं अमेरिका समेत, वो इसराइल के हवाले से कोई एक बात नहीं सुनना चाहती। उन्होंने फ़लस्तीनियों को भी इस्लामी टेररिज़म के हवाले से एक ब्रैकेट कर रखा है। तो बहुत ही इंतहाई नामसाद हालात हैं फ़लस्तीनियों के लिए, और उन्हें अपनी जद्दोजहद, कुछ जो अपनी कमज़ोरी है या अपनी बेबसी है, उसको कबूल करके ही शायद वो किसी हल की तरफ जा सके। मौजूदा हालात के तहत मैं नहीं समझता कि कोई मुस्तकिल पुरअमन हल हमास, ख़ास तौर पे हमास जो है, अल-फतह का ग्रुप तो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है रमल्ला में, लेकिन मगरबी गाज़ा में जो कुछ हो रहा है वो अपने मकासद मैं नहीं समझता कभी हासिल कर पाए। इम्तियाज़ गुल साहब, इस सारी सूरत हाल में हमने ये भी देखा कि जो मुस्लिम ममालिक थे, सऊदी अरब की जानिब से भी, पाकिस्तान की जानिब से, तुर्की की जानिब से भी, इंडोनेशिया, मलेशिया की जानिब से भी आवाज़ तो उठाई गई, और ज़ाहिर है न्यूयॉर्क में जाकर तकारीर भी की गई। लेकिन अब तुर्की के बारे में भी अपोजिशन लीडर की जानिब से यह बयान आया कि तैयब एर्दोगान सिर्फ बयानात दे रहे हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि तुर्की की खुद इसराइल के साथ तिजारत जारी है, फिर दीगर अरब ममालिक के भी इसराइल के साथ ताल्लुकात तिजारती जारी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इस्लामी ममालिक ने क्या किरदार अदा किया, और कौन सा इस्लामी मुल्क आपको सही तौर पर फ़लस्तीन की आवाज़ उठाता हुआ नजर आया? देखिए, बैन-अक़वामी सियासत मज़हब को सामने रख के नहीं होती, मज़हबी बुनियादों पे नहीं होती है। ये इक़्तिसादी मफादात की पार्टनरशिप्स हैं, चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का ताल्लुक़ है या तुर्की और इसराइल का ताल्लुक़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा बोलने वाले तैयब एर्दोगान हैं, लेकिन इस वक्त भी टर्किश एयरलाइंस की परवाज़ें यरूशलेम और टेल अवीव जाती हैं, उनका कारोबार भी अभी जारी है। चीन हमारा बहुत करीबी दोस्त है और उन्होंने भी बड़े ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई, लेकिन गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान इसराइल में कोई 17-18 अरब डॉलर, कम अज़ कम 18 अरब डॉलर की सरमायाकारी चीन ने कर रखी है। और इसी तरह बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में, ख़ास तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात में, उर्दन में, इसराइल के अगर सिफारत खाने नहीं हैं तो उनकी कोई बिज़नेस नुमाइंदगी ज़रूर है, यानी उनके जो कारोबार करने वाले इंपोर्ट दरामद बरामद के कोई दफातर वहाँ पे ज़रूर काम कर रहे हैं। तो हमास और फ़लस्तीन के हामी तमाम ममालिक को, तमाम हलकों को ये भी सोचना पड़ेगा कि आया सिर्फ़ मज़हब की बुनियाद पे और सिर्फ़ फ़लस्तीनियों को सामने रख के
वो अपने मकासद हासिल कर पाएंगे नहीं। मैं नहीं समझता कि आने वाले इम्तियाज सालों में अगर हम इंसानी बुनियाद भी देखें और अगर सियासी बुनियाद भी देखें, अब बैनुल-अक़वामी ताकतें हैं, मगरबी ममालिक हैं, फिर अमरीका है। जो बाइडन ने खुद तस्लीम किया कि 2 रियासती हल ही मसला फ़लस्तीन का हल है, लेकिन फिर वही अमरीका जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका इजलास बुलाने में ताख़ीर करता रहा, बॉयकॉट करता रहा कि इजलास नहीं बुलाना चाहिए अभी। तो फिर ऐसी मुनाफ़क़त को आप क्या कहेंगे बैनुल-अक़वामी बरादरी की? मुनाफ़क़त, दोगलापन। अमरीका ने सलामती कौंसिल में करारदाद भी नहीं आने दी, वीटो कर दिया उसको। देखिए, मैं बार बार जो कह रहा हूँ, हमें बग़ैर जज्बाते हुए सोचना चाहिए कि हमारे पड़ोस में भारत ने कश्मीर के साथ क्या किया है। क्या किसी एक मुल्क ने बशमूल इस्लामी मुल्कों के आर्टिकल 370 के ख़त्म होने, कश्मीर की खुसूसी हैसियत के ख़ात्मे पर कोई एहतजाज किया, या उसको रिवर्स करने की, यानी उस आर्टिकल 370 को बहाल करने का 35A के तहत वहाँ पे डोमिसाइल हुकूक गैर कश्मीरियों को ना देने के हवाले से कोई आवाज़ उठाई? नहीं उठाई है। जिसका मतलब है कि ये जियो पॉलिटिकल और इक़्तिसादी मफादात हैं भारत के साथ जो जुड़े हुए हैं, अरब मुल्कों के, अमेरिका के और यूरोपीय और अमरीकी कॉरपोरेशंस के। इम्तियाज मतलब क्या ये वही इक्तिसादी मुफादात हैं जो मगरबी मीडिया को भी इसराइल की जारियत पर बात करने से रोकते हैं? क्योंकि जब शाह महमूद कुरैशी साहब अयान करते हैं कि मगरबी मीडिया किस तरह से आंखें बंद कर लेता है जब इसराइल की जानिब से जुल्म किया जाता है, तो फिर मगरबी मीडिया में मजलूमियत का एक प्रोपेगेंडा जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ इक्तिसादी मुफादात हैं जिनके पीछे से सिर्फ एक तरफा बयानिए को तरवीज दी जा रही है? बिल्कुल साफ जाहिर है, इसमें तो अभी मेरा ख्याल है कोई शक नहीं है कि जिस अंदाज में इसराइल के हक़ में, बिलवास्ता हक़ में तमाम बड़े ममालिक बोले हैं, उसके साथ खड़े रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो इमारत टारगेट की इसराइल ने, जिसमें एसोसिएटेड प्रेस का दफ्तर भी मौजूद था, अल जज़ीरा का दफ्तर मौजूद था, उसके हवाले से एसोसिएटेड प्रेस के CEO ने सिर्फ इतना कहा कि हमें बड़ा अफसोस है उस इमारत के गिरने का, क्योंकि हमारा भी उसमें दफ्तर था। उसी इदारे ने अपनी एक रिपोर्टर है उसको कल नौकरी से फारिग कर दिया है, क्योंकि वो फ़लस्तीनियों के हक़ में उनके पर्सपेक्टिव से बात कर रही थी। तो बुनियादी बात यह कि जो बयानिया है इस वक्त दुनिया में बना हुआ है वो इसराइल के हक़ में जाता है। ठीक है, दुनिया में जो इस वक्त बयानिया बना है वो इसराइल के हक़ में जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इम्तियाज़ गुलशन हमारे साथ मौजूद थे और इस सारी बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर अपने तज्ज़िये से हमें आगाह करे थे। यहाँ पर मैं ज्वाइन किया है समाजी कारकुन अंसार बर्नी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फ़लस्तीन में इसराइली जारियत जारी है, इंसानियत सोज मुजालिम भी जारी हैं, इंसानी हुकूक की तमाम आलमी तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। आप आलमी तंजीमों के इस मुनाफिकाना रवैये पर क्या कहेंगे? देखिए, इनको नज़र तो आते हैं लेकिन अपने अपने मफादात की बात भी होती है। हम मुत्तहिद नहीं हो पाते, हम इकट्ठे नहीं हो पाते तो और बात है, लेकिन दुनिया तो अपने अपने मफादात में इकट्ठी है। हम सोच नहीं सकते हैं कि इस वक्त वहाँ पे क्या मजालिम हो रहे हैं। बल्कि मैं इंसानी हुकूक के कारकुन की हैसियत से अगर ये कहूँ कि ये जेनोसाइड है, ये मुस्लिम नस्ल कशी है, तो गलत नहीं होगा। और दुनिया के हिसाब से ये इतना बड़ा जुर्म है कि इसकी संगीन तरीन किस्म का ये जुर्म है, लेकिन फिर भी खामोशी अजीब सी बात है। लेकिन हमें इसके ऊपर आवाज़ उठानी है और इस आवाज़ को इस अंदाज में उठाना है कि इंसान मर रहा है। अगर मैं खुल के ये बात कहूँगा कि इंसान कहीं भी मरे, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो किसी भी फ़िक़े से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, एक इंसान है। और इंसान के हवाले से वो एक बाप मरता है, एक भाई मरता है, एक बहन मरती है, एक बेटी मरती है, एक शोहर मरता है, एक औरत बेवा होती है। इसको इस अंदाज में ना लिया जाए कि मुस्लिम को मारा जा रहा है और मुस्लिम कशी की जा रही है। आज अगर ये बारी है तो कल भी दूसरी बारी भी गॉड फॉरबिड आ सकती है। तो मुझे अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर से ये अपील करनी पड़ेगी कि इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए। सिर्फ आवाज़ नहीं, हम अमली कदम देखना चाहते हैं। मैंने भी अप्लाई किया है, मैं खुद भी जाना चाह रहा हूं फ़लस्तीन कि वहाँ पे इंसानी हुकूक की सूरत हाल की फ़र्स्ट हैंड रिपोर्ट के साथ वहाँ जो मदद की जा सकती है, जो बच्चे यतीम हो गए हैं, जिन बच्चों को बाप दफनाते हुए तड़प रहा है, सिसक रहा है, वो आंसू किसी को नजर नहीं आ रहे, वो दुनिया खामोश है, वो दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अगर ये सिलसिला रहा तो इससे नफरतें बढ़ेंगी। हमें जंग नहीं, क्योंकि जंग किसी चीज का हल नहीं होता।
हमें जंग की बजाय अमन दरकार है। अंसार बनी साहब, पाकिस्तान में मौजूद जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कैसे कर सकती हैं, या फिर उन्हें कैसे काम करना चाहिए उनकी मदद करने के लिए? देखिए, मैं आपको बड़ी खुल के एक बात कहता हूं कि हमारे यहाँ हर चीज का मसला जल्द से जुलूस कर देना है और अगले दिन खामोश बैठ के फिर दूसरा कोई रुख ढूंढ रहे होते हैं कि अब किस काम के, हर चीज पे पॉलिटिक्स। नो पॉलिटिक्स प्लीज, इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंसानी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं। इसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करो यार। इलेक्शन आएंगे और चले जाएंगे, तुमने भी मरना है, हमने भी मरना है। इसके लिए एहतियात की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। हमें वहां पे इसके लिए हमें आवाज दुनिया भर में जाके उठानी होगी कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स। अगर कहीं और ज्यादती होती तो हम उस पर भी आवाज उठाते हैं। और मुझे जो लोग जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसके लिए आवाज उठा रहा हूं, मैं इंसानों की बात करता हूं। अच्छा, तो आज अगर इंसानियत तड़प, ये बताइएगा कि आपका ट्रस्ट इस सिलसिले में क्या काम कर रहा है फलस्तीनी भाइयों की मदद के लिए? क्या प्लान है आपके ट्रस्ट का? देखिए, सबसे पहले तो उनको इमदाद की जरूरत है। मैंने जो बाहर मेरे ऑफिस हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि वो फौरी वहां पहुंचे। बच्चों के लिए कोई बेहतर इंतजाम हो, दूध का इंतजाम हो, खुश्क दूध ले जाएं या वहीं से खरीदें, वहीं पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। टेंट चाहिए होंगे इस वक्त, मेडिसिन चाहिए होंगी इस वक्त, उनको कपड़े चाहिए होंगे, जो इस वक्त उनको एसेंशियल जो जरूरी सामान है उनको वो इस वक्त जरूरत है। वो हम कोशिश करेंगे कि वहां पे हम जिस हद तक जितना भी हिस्सा ले सकें वो लें, और उसके साथ फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेके, चूंकि मैं खुद अक़वाम मुत्तहिदा में 3 साल रहा हूं एज एक्सपर्ट एडवाइजर ऑन ह्यूमन राइट्स, तो मैं अपने पुराने दोस्तों से जाके मिलूं। मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ बाकी जो इदारे हैं बैनुल अक़वामी, एमनेस्टी है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, उनको मिलूं और उनको कहूं कि दिस इज फर्स्ट हैंड रिपोर्ट। ये है पहले फर्स्ट हैंड रिपोर्ट। अंसार बनी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालात के साथ कल इसी टाइम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।